तो बच्चों आज हम सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने की क्या साधन है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जो साधन है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, लिटरेरी यानी कि साहित्य, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक। अब लिटरेरी भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, रिलीजियस धार्मिक, सेकुलर धर्म निरपेक्ष। आर्कियोलॉजिकल जो है तीन भागों में बांटा गया है, मोन्यूमेंट्स स्मारक, कॉइन्स सिक्के या मुद्राएं, इंस्क्रिप्शंस अभिलेख। अब सेकुलर को भी तीन भागों में बांटते हैं, लिटरेरी वर्क्स एंड बायोग्राफी, कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। सेकंड, फॉरेनर अकाउंट्स, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। थर्ड है ऑर्डर एंड लेटर्स, सही प्रमाण एवं पत्र। तो इस तरह से ये पूरा एक सोर्स ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में है और ये इस तरह से एक चार्ट है, इससे आपको याद भी जल्दी हो जाएगा और समझने में भी सुविधा होगी। अब हम इनको एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ आते हैं और धार्मिक ग्रंथ में मध्य युग में सूरदास, तुलसीदास, रसखान, मीराबाई, चैतन्य आदि की रचनाओं से तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है कि उस समय मध्यकाल में धार्मिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो यदि हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उस समय की ये सारी स्थिति हमें क्लियर हो जाएगी कि मध्य युग में इस तरह की धर्म और सामाजिक स्थिति थी। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जैसे कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ हैं और इनमें सबसे पहला फतेहनामा। इस ग्रंथ का दूसरा नाम चचनामा भी है और इसमें सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम फतेहनामा को पढ़ेंगे तो हमें पूरा सिंध का इतिहास इसमें मिल जाएगा। इसके बाद राजदरंडी आता है दूसरा ग्रंथ और इसकी रचना कल्हड़ ने की थी और इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद तुजुक-ए-बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है और इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना तुर्की भाषा में हुई लेकिन बाद में इसका अनुवाद फारसी में कर दिया गया था। इस ग्रंथ में बाबर के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है हुमायूंनामा। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी और इसमें हुमायूं की सैनिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी है कि यदि हुमायूं की सैनिक उपलब्धि या सैनिक विजय के बारे में जानकारी लेनी है तो हुमायूंनामा से भी मिल सकती है। इसके बाद आता है तारीख-ए-रशीदी। इसकी रचना मिर्जा हैदर ने की और इसमें हुमायूं के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, इससे भी हुमायूं के विषय में जानकारी मिलती है तारीख-ए-रशीदी से। इसके बाद आता है तबकात-ए-अकबरी। ख्वाजा निजामुद्दीन ने इसकी रचना की और अकबर के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद अकबरनामा, इसकी रचना अबुल फजल ने की और इस ग्रंथ में अकबर एवं हुमायूं के शासनकाल पर प्रकाश पड़ता है। तो यदि अकबर और हुमायूं दोनों का शासनकाल देखना है, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिल जाएगी? अकबरनामा से। इसके बाद आईन-ए-अकबरी और इसका लेखक अबुल फजल है और इसमें भी अकबर के शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी है। इसके बाद तुजुक-ए-जहांगीरी, इस ग्रंथ की जो है ये जहांगीर की आत्मकथा है और इसमें भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन है कि मध्यकाल में भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वो सब तुजुक-ए-जहांगीरी में मिल जाती है। इसके बाद है पादशाहनामा। इसे शाहजहां के काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। इसके बाद तारीख-ए-शेरशाही, इसकी रचना अब्बास खां सरवानी ने की। इसमें शेरशाह के विषय में जानकारी है। यदि शेरशाह के विषय में हमें जानना है, यदि शेरशाह का इतिहास हमें पढ़ना है कि उनका कैसा वो था, उन्होंने कौन कौन सी विजय की, तो वो क्या हमको पढ़ना पड़ेगा? तारीख-ए-शेरशाह। इसके बाद बादशाहनामा,
इसकी रचना मिर्जा अमीन कजवीनी ने की थी। शाहजहां के शासन काल की जानकारी इसमें मिलती है। इसके बाद पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने रचना की और अलाउद्दीन के युद्ध तथा चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की प्रेम कथा पर प्रकाश डाला गया है। ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी के विषय में और उसकी सैनिक उपलब्धियों के विषय में, और जो चित्तौड़ विजय जो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। वो क्योंकि चित्तौड़ राजपूत राजाओं का दुर्ग था और सबसे महत्वपूर्ण विजय अलाउद्दीन खिलजी की वही मानी जाती है। तो वो किस में है पूरा वर्णन, वो उसका वर्णन मिलेगा पद्मावत में। इसके बाद मुंतखब उल बुवाब और इसकी रचना खफा खाने की, जिसमें औरंगजेब के शासन की जानकारी मिलती है। तबकात ए नाशिरी, इसकी रचना मिनहाज कृत ने की। तारीख ए फिरोज शाही, इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। इसके बाद ऐसा ही आता तारीख ए शेर शाही और अब्बास खान ने इसकी रचना की। और लास्ट में है मलफूजात ए तिमूरी, और ये तैमूर की आत्मकथा है। देखिए तैमूर एक लुटेरा था और उसकी आत्मकथा है ये मलफूजात ए। हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के पहचान के बारे में। देखिए मध्यकाल में जो विदेशी आए, जो भारत में घूमने फिरने के लिए आए, तो उनका जो विवरण है, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने भारत में देखा, उससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारा मध्यकालीन का भारत का इतिहास कैसा था। तो इसमें देखिए भारत में अरब आए, चीनी आए, यूनानी आए, पर्शियन आए, तुर्की आए, यूरोप आदि देशों से अनेक यात्री आए। इनके संस्मरण तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले जैसे अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में के सामाजिक जीवन, खगोल शास्त्र व गणित पर विस्तृत जानकारी मिलती है। 13वीं शताब्दी में वेनिस से आए मार्को पोलो के विवरण से दक्षिण भारत की स्थिति व सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति का विकास पड़ता है। इसी तरह से इब्न बतूता जब आया, वो तुगलक डायनेस्टी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, उसमें आया। और 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोली मोंटी आया भारत, और 1444 ईस्वी तक ये निकोली मोंटी भारत रहा। इसके वर्णन से विजयनगर साम्राज्य पर जानकारी प्राप्त होती है। सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। इटली का बर्थ खेमा, रूस का निकिटीन, पुर्तगाल का बारबोसा और जहांगीर के शासनकाल में सर डामस्ट्रो, विलियम हाकिम। यूरोप यात्रियों में तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। शाहजहां के शासनकाल में वर्नियर व ट्रेवनियर भारत आए। 17वीं शताब्दी में वेनिस से निकोलो मनुची भारत यात्रा पर आया और उसने स्टारियो डी मोगोर नामक रचना की। इसके बाद शाही फरमान एवं पत्र है। क्योंकि मध्यकालीन सुल्तानों ने कुछ शाही फरमान और पत्र भी जारी किए। जो राजा थे, जो सुल्तान थे, और वो अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को कुछ पत्र लिखते थे, कुछ फरमान जारी करते थे। तो उनसे भी पता चलता है कि शाही पत्र और फरमान जो हैं किस तरह के थे, राजनीतिक स्थिति तो उस समय मध्यकाल में कैसी थी, और इन पत्रों पर जो प्रांतीय स्थिति है विशेष रूप से उसकी जानकारी मिलती है कि जो प्रांत थे उनको, उनके अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते थे, तो प्रांतीय स्थिति मध्यकाल की कैसी थी, शाही फरमान और पत्र से उसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक साधन, और इसमें सबसे पहला है आपका मोनूमेंट, स्मारक। देखिए मध्यकालीन भवन जो हैं, मूर्तियां हैं, उनसे तत्कालीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। जैसे डेविड शैली से निर्मित कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, तंजावुर में राज प्रथम द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर, चोल सम्राटों द्वारा बनवाए गए दक्षिण भारत के मंदिर, और इनकी कला पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही मथुरा
उड़ीसा और माउंट आबू के मंदिरों, जो राजपूतकालीन स्थापत्य कला, मूर्ति कला और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसी तरह से अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है, और जो स्मारक है, जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, इससे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे, तो इससे पता चलता है हमारा गुलाम वंश के बारे में कि गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कौन कौन से स्मारक बनवाए थे। तो इस तरह से शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल है, और इससे पता चलता है कि उस समय की स्थापत्य कला कैसी थी, जो एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है ताजमहल को। इसी तरह से ये मुद्राएं हैं, कॉइन्स हैं, और किसी भी शासक की या किसी भी साम्राज्य की स्थिति को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं उसकी मुद्राएं, कॉइन्स, सिक्के, कि किस तरह के उसने सिक्के चलाए, और उससे उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे मुद्रा किसी भी आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो तुगलक डायनेस्टी का शासक था, उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो उससे अंदाजा लग गया कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो आर्थिक स्थिति थी, जो साम्राज्य की जो स्थिति थी, वो अच्छी नहीं थी। एक तरह से आर्थिक संकट था, तभी उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सोने और चांदी की मुद्रा नहीं चलाई। तो इसी तरह से ये इससे जानकारी मिलती है। और सिक्कों से और क्या पता चलता है कि ये पता चलता है कि शासकों की रुचि क्या थी, उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, उनका कला कैसी थी, उनका व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था। तो इस तरह से जो मुद्राएं हैं, जो सिक्के हैं, उन पर एक आकृति बनी होती है। उससे ये पता चल जाता है कि उस साम्राज्य में किस देवी देवता की पूजा होती थी, या वो राजा किस देवी देवता को मानता था, तो उससे उसका मुद्रा पे वो अंकित होता है। तो इस तरह से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो कोई किसी भी मुद्रा को देख के जो इसके जानकार हैं, जो उसके हैं, वो बता देंगे तुरंत कि इस साम्राज्य में या इस शासक के समय में वहाँ की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसके बाद आता है अभिलेख। देखिए, अभिलेख जो दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और अभिलेखों में जैसे शिला अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, धातु पत्र अभिलेख, स्तूपों और मंदिरों की दीवारों पर प्राप्त अभिलेख, इससे भी पता चलता है कि उस समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इन सभी का ज्ञान होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के लिए प्रचुर मात्रा में साहित्यिक व पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध है। तो ये देखिए बच्चों, ये पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के जो साधन हैं, वो पूरा हमने आपको डिटेल्स में बता दिया है और आपको नोट भी करा दिया है। तो इन सभी को आप देख लें और इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। धन्यवाद।